ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ इतिहास का रुख ही नहीं बदला बल्कि इंसानियत के भविष्य पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के फैसले की। एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी बहस होती है। तो आइए इस मुश्किल कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 6 अगस्त 1945। जगह जापान का हिरोशिमा शहर। गर्मियों की एक आम सी सुबह थी। आसमान साफ था, सूरज निकला हुआ था और दिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सोचिए, एक बिल्कुल आम सोमवार की सुबह। लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में हैं और शहर अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। ठीक सुबह 8:15 पर आसमान में एक अमेरिकी B-29 हवाई जहाज दिखाई देता है और उससे कुछ गिरता है। नीचे से देख रहे लोगों के लिए ये बस एक चीज थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। 43 सेकंड, बस इतना ही वक्त था और फिर एक पल में सब कुछ राख हो गया। ऐसा लगा जैसे जमीन पर ही एक दूसरा सूरज उगाया हो, एक आग का गोला जिसका तापमान सुनिए 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस जबरदस्त गर्मी में हजारों इंसान बस एक ही पल में भाप बनकर उड़ गए। इस तबाही को देखकर इसे बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भगवद गीता का एक श्लोक याद आया। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। ये शब्द थे उस भयानक ताकत के लिए जिसे इंसान ने पहली बार देखा था। और यही वो सवाल है जो आज तक गूंजता है। आखिर इस तबाही मचाने वाले हथियार का इस्तेमाल किया ही क्यों गया? क्या दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। एशिया में जापान की ताकत बढ़ रही थी और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तो देखिए, दूसरा विश्व युद्ध मोटे तौर पर दो गुटों के बीच था। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे कई देश। शुरू में तो अमेरिका इस लड़ाई से दूर ही था, लेकिन जब जापान एशिया में फैलने लगा तो अमेरिका ने उस पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी। और सबसे बड़ी पाबंदी थी तेल की। जापान का 80% तेल अमेरिका से ही आता था। ये सप्लाई बंद होते ही जापान ने एक बड़ा कदम उठाया, पर्ल हार्बर पर अचानक हमला। और इसी हमले ने अमेरिका को सीधे दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। पर्ल हार्बर पर हुए इस हमले में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ये एक ऐसा हमला था जिसने अमेरिका को सीधे जंग के मैदान में ला खड़ा किया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 1945। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। जर्मनी और इटली दोनों हार मान चुके थे। धुरी राष्ट्रों में अब सिर्फ जापान बचा था, जो अकेला और पहले से कहीं ज्यादा जिद के साथ लड़ रहा था। जापान की इस कभी हार न मानने वाली सोच के पीछे एक गहरी संस्कृति थी, बुशिडो यानी समुराय का सम्मान नियम। इसे इस तरह से बदला गया कि सम्राट के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान है और सरेंडर करना सबसे बड़ी बेइज्जती। इसी सोच ने कामिकाजी पायलटों को जन्म दिया, जो जानबूझकर अपने जहाज़ों को दुश्मन के जहाज़ों से टकरा देते थे। इसका सबसे भयानक रूप ओकिनावा की लड़ाई में देखने को मिला। इस एक लड़ाई में 12,000 से ज्यादा अमरीकी सैनिक मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ 1,10,000 जापानी सैनिक और 1 लाख से भी ज्यादा आम नागरिक मारे गए। ये डरावने आंकड़े अमरीकी कमांडरों के लिए एक सीधी चेतावनी थे कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया तो ऐसा खून खराबा होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ठीक इसी मोड़ पर अमेरिका में सत्ता बदल गई। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत हो गई और हैरी एस ट्रूमन ने उनकी जगह ली। ट्रूमन को न सिर्फ ये जंग विरासत में मिली, बल्कि उन्हें एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया। इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसा हथियार जो जंग का नक्शा बदल सकता था। 1945 की गर्मियों में घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। ट्रूमन राष्ट्रपति बने, परमाणु बम का टेस्ट कामयाब रहा, मित्र देशों ने जापान को सरेंडर करने की आखिरी चेतावनी दी, जिसे जापान ने ठुकरा दिया। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। अब राष्ट्रपति ट्रूमन के सामने दो ही रास्ते थे और दोनों ही भयानक थे। पहला, ऑपरेशन डाउनफॉल,
मतलब जापान पर सीधा जमीनी हमला। अंदाजा था कि इसमें करीब 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। और दूसरा रास्ता था इस नए अकल्पनीय हथियार का इस्तेमाल करना, जिसके अंजाम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर वो फैसला ले लिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी नैतिक बहस छिड़ गई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो हुआ ये कि 6 अगस्त को लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिरा। 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट मैन नागासाकी पर। और ठीक उसी दिन सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दोहरी मार ने जापानी लीडरशिप की कमर तोड़ दी। 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर जापान के सरेंडर का ऐलान किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन क्या ये सही था? इस फैसले के समर्थक कहते हैं कि इसने लाखों अमेरिकी और जापानी लोगों की जानें बचाईं, जो एक जमीनी हमले में मारे जाते, और इसने जंग को जल्दी खत्म कर दिया। वहीं आलोचकों का तर्क है कि ये एक वहशी काम था जिसने जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाया। और नागासाकी पर दूसरा बम तो बिल्कुल गैर जरूरी था, खासकर तब जब सोवियत संघ भी जंग में शामिल हो चुका था। इस घटना पर लोगों की राय आज भी कितनी बटी हुई है, ये देखिए। 1991 के एक सर्वे से पता चलता है कि 63% अमेरिकियों ने इसे सही माना, जबकि सिर्फ 29% जापानियों ने ऐसा माना। ये दिखाता है कि इस सवाल का कोई एक आसान जवाब नहीं है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी नैतिक दुविधा पर वापस आ जाते हैं। अगर बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए कुछ लोगों की जान लेना जरूरी हो, तो ये फैसला लेने का हक आखिर किसके पास है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विरासत है।